फ्रेंड्स, तो आज हम सब पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संसद। तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। पहला पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और जो संसद है इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। संसद के तीन मुख्य भाग, पहला होगा आपका लोकसभा, दूसरा होगा आपका राज्यसभा और तीसरा होगा राष्ट्रपति। जो लोकसभा है इसको निम्न सदन कहा जाता है और जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहा जाता है। और राष्ट्रपति का कार्य होता है दोनों सदनों की बैठक बुलाना, यानी कि दोनों सदनों की जो सामूहिक बैठक होती है उसको बुलाना। इसका कार्य हो कि जो भारतीय संसद है इसका भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख है। तो भारतीय संसद का जो संविधान है उसमें किस आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेख है, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो संसद है इसको इस तरह से लिखा जाता है संसद। और मैं आज इसकी एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ, मजेदार ट्रिक, जिससे कि आप संसद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा वर्ड है सा। इस सा से कौन सा लेटर बन सकता है? तो सा से जो हमारा नंबर बनेगा यानी कि जो अंक होगा वो 7 होगा। यानी कि जो सा है पहले, इससे हमारा 7 अंक बनेगा, यानी कि 7 से 7। और हम सा उपयोग कर ही चुके हैं इसलिए दूसरे सा को नहीं लिखेंगे। और लास्ट में हमारा बनता है दा। तो जो दा है ये दा 10 का पहला अक्षर बन रहा है, इसलिए हम दा से क्या बनाएंगे? 10 बनाते हैं। दा यानी कि कौन सा अंक प्रदर्शित होगा दा से? तो दा से हमारा अंक 10 प्रदर्शित होगा। तो भाई क्या हमारे संविधान में 710 आर्टिकल्स हैं? तो आप बोलेंगे नहीं है भाई, हमारे भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल 395 हैं, 710 नहीं होंगे। तो चलिए इसमें से क्या करेंगे, आप एक कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये होगा 79। तो अब देखिए हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें 79 आर्टिकल का वर्णन है, यानी कि 79 आर्टिकल होते हैं। तो यही हमारी ट्रिक है, जो संसद है इसका वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो संसद है इसका वर्णन आर्टिकल 79 के अंतर्गत किया गया है। अब बात की जाए जो संसद है इसके तीनों भागों की, तो इसमें आप देखेंगे अब जो हमारी संसद है, संसद के 3 मुख्य भाग होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। संसद के 3 मुख्य भाग, पहले को कहते हैं लोकसभा, और ये दूसरा हो जाएगा हमारा राज्यसभा, ये दूसरा होगा। और तीसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ये इस तरह से जो संसद है इसके 3 भाग होते हैं। और जो संसद है इसका आर्टिकल 79 में वर्णन किया गया है। और बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा का जो वर्णन है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 81 के अंतर्गत किया गया है। इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 81। और जो राज्यसभा है इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अंतर्गत किया गया है। ये तीनों आर्टिकल आप याद रखिएगा, यानी कि जो संसद है वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और राज्यसभा का उससे ही एक ज्यादा, यानी कि संसद से एक ज्यादा आप जोड़ेंगे तो 80 मिल जाएगा, यानी कि जो राज्यसभा है उसका वर्णन संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। अब इसमें लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। तो इस तरह से हम तीनों राज्यसभा, लोकसभा और संसद के अनुच्छेद को आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए लोकसभा, तो जो लोकसभा है इसको हाउस ऑफ द पीपुल भी कहते हैं और इसका नाम सन 1954 में दिया गया। जो सन 1954 है ये सन याद रखिएगा। सन 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल भी कहा गया। तो चलिए अब जो लोकसभा है इसके मेन पॉइंट को देखते हैं। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था जो लोकसभा है इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। और जो लोकसभा होती है इसके
सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसको आप नोट कीजिएगा। और लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, लोकसभा सदस्य का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और जो उनके उपाध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। यानी कि उनकी जो नियुक्ति होगी वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होगी। और यदि लोकसभा और राष्ट्रपति ये दोनों लोग संयुक्त बैठक बुलाएं तो संयुक्त बैठक में जो अध्यक्षता का काम करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। इसको आप नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक में जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही होगा। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा यही अध्यक्ष संयुक्त बैठक का भी अध्यक्ष होगा। ये एकदम मेन पॉइंट है। और यदि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता की बात की जाए तो पहला नंबर ये भारत का नागरिक हो। लोकसभा का सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो उम्र होगी वो 25 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। ये इसके मेन पॉइंट थे। इसमें जो मंत्री परिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एकदम मेन पॉइंट है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष ही लेकर के आता है। तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा और उस अविश्वास प्रस्ताव को जो पक्ष पार्टी होगी, जो सत्ता पार्टी होगी, उसको हासिल करना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र में सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, आप सभी लोग जानते हैं। और जो विपक्ष में है वो कांग्रेस है। अब मान लीजिए कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गई, जो लोकसभा है उस लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गई, तो अब बीजेपी सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। यदि बहुमत साबित करके विश्वास पत्र हासिल कर लेते हैं तब तो इनकी सरकार बचती है। और यदि ये अपना विश्वास पत्र हासिल करने में असमर्थ रह गए, यानी कि इनको विश्वास पत्र नहीं मिला, तब इनके पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। फिर अगली जो सरकार होगी वो कांग्रेस की होगी, यानी कि वो अपना विश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी और अपना सरकार बनाएगी। इस तरह से ये लॉजिक होता है। और इस विश्वास प्रस्ताव में जो मुख्य बातें हैं इसको आप नोट आउट कीजिएगा। पहला नंबर तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा में सरकार को कमजोर करने या सरकार को हराने के लिए रखा जाता है, पहला मेन पॉइंट। और इसका जो दूसरा मेन पॉइंट है ये है आपका जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये पूरे सत्र में यानी कि पूरे साल में केवल एक बार ही लाया जाएगा। दूसरा मेन पॉइंट इसका, अविश्वास प्रस्ताव पूरे सत्र में केवल एक बार ही लाया जा सकता है, एक बार के अलावा दूसरी बार इसको नहीं लाया जा सकता पूरे सत्र के अंदर। ये इसका मेन पॉइंट है। अब दूसरा इसका जो अगला मेन पॉइंट है इसको देखिए, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। तो इसमें जो अविश्वास प्रस्ताव होगा उसमें एक सदस्य तो पूरा लिखित रूप से करेगा और उस लिखित रूप पर कम से कम 50 जो सदस्य होंगे उनकी दस्तखत होनी चाहिए कि हम इनके समर्थन में हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इसके लिए कम से कम 50 सदस्य उसके ऊपर दस्तखत करेंगे और एक लोग लिखित रूप में इसको लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे। जो लोकसभा अध्यक्ष होगा उसको देंगे और ये लोकसभा अध्यक्ष फिर से वोटिंग करवाएगा और वोटिंग के बाद जो सत्ता पक्ष है जो विपक्ष है, इन दोनों के बीच में कौन सी पार्टी जो विश्वास पत्र है उसको हासिल करती है। हो सकता है सत्ता पक्ष ही अपना विश्वास पत्र हासिल कर ले या विपक्ष ही अपना विश्वास पत्र हासिल कर ले। इस तरह से अब जो लोकसभा होगा वहां पर जो पार्टी मजबूत होगी, जिनके समर्थन में अधिक लोग होंगे,
उन्हीं की सरकार वहां पर बन जाएगी। और यदि बात की जाए कि न्यूनतम कितने सदस्य समर्थन में आने चाहिए, तो ये हो जाएगा 273 सदस्य। कम से कम 273 सदस्य समर्थन में होने चाहिए, तभी विश्वास मिलेगा, यानी कि विश्वास पत्र है ना। और मान लीजिए कि सदस्यों की संख्या 273 नहीं मिल पाई, 260 ही मिली, तो क्या मिल जाएगा? अविश्वास पत्र। अविश्वास, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अविश्वास पत्र मिलेगा और विपक्ष अपनी सरकार बनाएगी, सत्ता पक्ष सरकार से बेदखल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरह बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विश्वास मत यानी कि विश्वास पत्र हासिल करने में असमर्थ रहे, तो उनका नाम था विश्वासनाथ प्रताप। ये विश्वनाथ प्रताप थे। ये विश्वनाथ प्रताप जो थे, ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विश्वास पत्र हासिल नहीं कर पाए थे। इनको याद रखिएगा, ये विश्वास से ही इनको नाम रखिएगा, विश्वास, यानी कि ये विश्वास पत्र हासिल नहीं कर पाए थे, विश्वनाथ नाथ, ऐसे याद करके इनको बना लीजिएगा, याद रहेगा आपको। तो ये इसका मेन पॉइंट था, एक छूट ही गया था, इसको मैं सोचा आपको बता ही देता हूँ। अब देखेंगे हम जो लोकसभा है, इसकी कार्रवाई के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो भाई जो आपका सदन है, इसकी कार्रवाई के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। 1/10 सदस्य न्यूनतम होने ही चाहिए, चाहे वो राज्यसभा के ही क्यों ना हो। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके न्यूनतम सदस्य संख्या 1/10 होनी चाहिए। और इस प्रक्रिया को कहते हैं, जो ये प्रक्रिया है इसको कहते हैं गणपूर्ति। यह है आपकी गणपूर्ति, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा जो है और जो राज्यसभा है, दोनों लोग मिल करके 1/10 सदस्यों की संख्या लेके आ रहे हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा भाई गणपूर्ति। आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें जो पहला मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। तो ये इस तरह से आपका मेन पॉइंट है। देखिए, अब परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका मीरा कुमारी। याद रखिएगा, मीरा कुमारी। और यदि पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। याद रखिएगा, जीवी मावलंकर, एकदम नोट कर लीजिए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान समय में अभी ओम बिड़ला है। याद रखिएगा, ओम बिड़ला, ये वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब इसमें एक बहुत ही मेन पॉइंट आता है शून्यकाल। तो शून्यकाल जो होगा ये प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय होता है। जो प्रश्नकाल होता है और जो कार्यसूची होता है, इन दोनों के बीच वाला समय ही शून्यकाल होता है। इस दौरान कोई भी सदस्य, किसी भी सदस्य ना तो कोई प्रश्न पूछेगा ना तो कुछ करेगा। वो उस समय सभी लोग फ्री होते हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसीलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। राज्यसभा की बात की जाए तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यह संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। और राज्यसभा के सदस्यों के नियुक्ति की बात की जाए तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। राज्य विधानसभा के सदस्य, नोट रखिएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति होती है। और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर कर दिए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में कुल सदस्यों का 1/3 भाग रिटायर्ड किया जाता है, यानी कि सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। और इसीलिए यह सदन कभी भंग नहीं होती है, यानी कि यह एक स्थायी सदन होता है। यह आप सभी लोग नोट आउट कर लीजिएगा
जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन होती है और ये कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। और उप राष्ट्रपति जो होगा ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अध्यक्ष जिसको कहते हैं। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा उसको उपराष्ट्रपति कहते हैं, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। और इसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यदि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की बात की जाए तो पहला नंबर तो वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष होगी, और लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष होगी। इसको मैंने आपको शुरू में ही बताया था। सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान समय में इसके कुल सदस्यों की संख्या 245 है। 245 अभी वर्तमान में सदस्य है। और 245 में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 245 में 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। जो 12 सदस्य होंगे यह राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ राष्ट्रपति, यह हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, याद रखिएगा। ये तो जो 245 सदस्य होते हैं इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, और 245 में से आप 12 को निकालिए तो बच जाएंगे आपके 233। 233 जो होते हैं ये सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ये अधिकतम संख्या हो सकती है और ये सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और इनमें से भी जो 229 सदस्य होते हैं ये राज्यों से आते हैं, और जो 4 सदस्य होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं। याद रखिएगा पूरा स्ट्रक्चर आप सभी लोग। तो शुरू से देखते हैं एक बार फिर से। तो टोटल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य की संख्या होगी 250। और अभी वर्तमान में है, वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और उसमें से जो 233 सदस्य होंगे ये जो राज्य के विधानसभा होती है उसके सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और उसमें से भी जो 4 सदस्य होंगे वे केंद्र शासित प्रदेश के होंगे, ये हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ शासित प्रदेश। ये जो 4 सदस्य होंगे ये केंद्र शासित प्रदेश के होंगे, और जो 229 सदस्य होंगे ये राज्यों से होंगे, राज्यों से। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। प्रत्येक स्थान के जो सदस्य संख्या होती है उसको आप याद रखिएगा। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि कितने सदस्य कहाँ के होते हैं और किसके द्वारा चुनकर आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अब हम इससे पहले सभापति थे वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और उसके बाद आप ये याद रखिएगा जो पहले उपसभापति थे उनका नाम था यशवी कृष्णमूर्ति राव। यशवी कृष्णमूर्ति राव जो पहले उपसभापति थे उनका नाम था। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो सभापति हैं वो वेंकैया नायडू हैं। याद रखिएगा वर्तमान समय में जो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू हैं। और संसद की जो समितियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद में 4 समिति होती है। पहला है लोक सेवा समिति, और दूसरा है नियम समिति, और तीसरा है विशेषाधिकार समिति, और चौथा है
तदर्थ समिति। इसमें हम सभी लोगों को केवल 2 ही पढ़ना है। पहला लोक सेवा समिति और सबसे लास्ट का तदर्थ समिति। तो यदि तदर्थ समिति की बात की जाए तो यह समिति किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है और जब वो कार्य समाप्त हो जाता है तो ये समिति भी भंग कर दी जाती है। और इसमें लोक सेवा समिति की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे प्रश्न भी बनता है। तो लोक सेवा आयोग समिति जो है, लोक सेवा आयोग समिति, इसके कुल सदस्यों की बात की जाए तो टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है और लोकसभा के 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 7 सदस्य। इसको भी आप नोट आउट कीजिएगा, लोकसभा के 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे। और लोक सेवा आयोग समिति है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होता है। ये भी आप सब लोग नोट आउट कीजिएगा, जो लोक सेवा आयोग समिति है इसका अध्यक्ष विपक्ष का ही नेता होता है और इसका चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य ही इसका चुनाव भी करते हैं। और इसका जो कार्य होता है वो मंत्रालय के व्यय और कैग की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना इसका काम होता है। जो मंत्रालय के व्यय हैं, जो मंत्रालय के खर्चे हैं और जो कैग है उसके आय व्यय पर विचार